15 सालों से लॉस में चल रही कंपनी अपने आईपीओ से ठीक पहले प्रॉफिटेबल हो जाती है। इंडियन शार्क टैंक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शार्क्स पीयूष बंसल बाकी कंपनीज को तो खूब एडवाइस देते हैं, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, डिस्काउंट दे दो। इतनी वैल्यूएशन थोड़ी होती है। बिकॉज आप इतने सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हो, जो आपका कोर यूएसपी था, जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता, वो नहीं कर पा रहे आप। लेकिन जब खुद की कंपनी की बात आती है तो आंखों पे पट्टी बन जाती है। कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग स्टार्टअप लेंसकार्ट आज 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर बैठा है, लेकिन कंपनी के फ्रेंचाइजी ओनर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स सब कंपनी से परेशान हैं। तो आखिर क्या रीजंस है कि लेंसकार्ट के चश्मों में क्रैक्स आते दिख रहे हैं, और जो मार्केटिंग कंपनी के फाउंडर्स और कंपनी करती है, रियलिटी उससे एकदम अलग है। इंडिया की आईवेयर मार्केट आज से 10-15 साल पहले बहुत ही वियर्ड पोजीशन पर खड़ी थी, जहां चश्मा पहनने वाले लोगों को बैटरी कहा करते थे कि ये तो चश्मा पहनता है, इसको मेडिकली इशू है। इनफैक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज इंडिया में सिर्फ 33% लोग ही चश्मा लगाते हैं, और बाकी के लोगों को या तो पता नहीं है कि उन्हें नंबर आ रखा है, और या फिर उन्हें पता है उसके बाद भी चश्मा नहीं लगाते हैं क्योंकि एम्बैरेसिंग लगता है। यही लोगों का कॉम्प्लेक्स माइक्रोसॉफ्ट में काम करते पीयूष बंसल ने देखा, और 2010 में अमित चौधरी और सुमित कापा के साथ मिलकर लेंसकार्ट शुरू किया। इंडिया में अगर किसी लोकल चश्मे की दुकान पर जाओ तो वहां पे 500,000 के लोकल चश्मे थे, जिसमें ना तो क्वालिटी थी और स्टाइल तो दूर दूर तक नहीं। और अगर थोड़े से हेवी क्वालिटी के चश्मे लेने जाओ तो वो 3-4 हजार से मिनिमम स्टार्ट होते थे। यही गैप को लेंसकार्ट ने आइडेंटिफाई किया और 1500-2000 रुपए के अंदर बढ़िया स्टाइलिश हेवी क्वालिटी के चश्मे बनाने शुरू कर दिए। ऐसे चश्मे जो पहनना ही अपने आप में स्टाइल स्टेटमेंट था। ये साथ में फ्री आई टेस्ट भी देते थे, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट और बढ़ गया। मार्केटिंग के लिए कैटरीना कैफ जैसे सेलेब्स और भुवन बाम जैसे यूट्यूब स्टार्स को लेकर आए। 5000 से ज्यादा डिजाइन कंपनी ने बनाए और कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छे से होने लग गई। लेंसकार्ट पहले ऑनलाइन सिर्फ लेंस बेचा करता था, लेकिन बाद में स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस बेचना भी शुरू कर दिया। लेंसकार्ट को अर्ली स्टेजेस में ही इन्वेस्टर से अच्छी बैकिंग मिल गई थी। 2011 में एलडीजी वेंचर्स ने $4 मिलियन इन्वेस्ट किए। 2013 में यूनिलेजर वेंचर्स ने 53 करोड़ रुपीस का फंडिंग राउंड किया। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला फिजिकल स्टोर दिल्ली में खोला, और यहीं से कंपनी का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह बिजनेस करना स्टार्ट हो गया। 2019 के अराउंड कंपनी ने अच्छी ग्रोथ पकड़ी। इसी टाइम सॉफ्ट बैंक ने कंपनी के अंदर $275 मिलियन इन्वेस्ट किए और कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। फिर 3 साल बाद 2022 में लेंसकार्ट ने जापानीज आईवेयर चेन ओनडेस्क को एक्वायर कर लिया, और इसके थ्रू अब कंपनी प्रीमियम आईवेयर सेगमेंट में भी एंटर कर गई। अब ओनडेस्क के साथ जॉन जेकब्स, विंसेंट चेज, हुपर जैसे ब्रांड्स भी लेंसकार्ट ही रन करती है। इसी के बाद लेंसकार्ट ने अपना पहला प्लांट राजस्थान की भिवाड़ी में लगाया, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये कम प्राइस पे स्टाइलिश चश्मे इसलिए ही बेच पाते हैं क्योंकि इनकी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है, यानी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सब इनके हाथ में है, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है। जिससे एक तो इनके पास अपने चश्मे का 100% कंट्रोल है। कस्टमर अगर आज लेंसकार्ट के स्टोर में चश्मा लेने के लिए घुसता है, और अगर परचेज चश्मा भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो 1-2 दिन में आपके घर पे इजीली आ जाता है। और सेकेंडली, ना ही प्रोडक्ट पर मार्कअप लग के वो महंगा होता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 68% थे, जो कि बहुत क्रेजी है। आज इनके ग्लोबली 2800 स्टोर्स हो गए हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ पार कर गई है। कंपनी की एवरेज स्टोर सेल्स 23,492 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जबकि टाइटन, आई प्लस जैसे लेगेसी प्लेयर्स की भी सिर्फ 4600 रुपीज है। कंपनी की ग्रोथ काफी फास्ट रही है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 967 करोड़ था, जो 2022 में सीधा 1502 करोड़ हो गया। इन 2 सालों में एक छोटा बट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। शार्क टैंक के पहले सीजन में ही पीयूष बंसल शार्क बन गए थे। इससे लेंसकार्ट के ब्रांड को ऑर्गेनिकली बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली है। इससे ना सिर्फ कंपनी की सेल्स बढ़ी, बल्कि स्टार्टअप ग्रुप्स और इन्वेस्टर्स के अंदर लेंसकार्ट की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। 2023 में तो ग्रोथ बहुत ही रॉकेट स्पीड से हो गई, जहां पे रेवेन्यू 3700 करोड़ पहुंच गया, यानी सिर्फ एक साल में 150% का जंप, विच इज इंसेन। 2024 में भी कंपनी ने 5400 करोड़ का रेवेन्यू किया है। आज लेंसकार्ट का इंडिया की आईवेयर मार्केट में 41% शेयर है, और ये मेनली 4 तरीकों से कमाते हैं। सबसे पहला, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, यानी वो चश्मे जो कि आपकी आंखें वीक है और डॉक्टर ने मेडिकली प्रिस्क्राइब करके आपको चश्मा लगाने के लिए कहा है। ये लेंसकार्ट के बिजनेस का लगभग 70% शेयर रखता है। सेकेंड है प्रीमियम लेंस कोटिंग, एंटी-लेयर कोटिंग, टेंट्स, केसेस, कवर्स, ग्लास एसेसरीज, लेंसेज, इन सभी में आराम से 60-70% का मार्जिन होता है, और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बनता है।
थर्ड है लेंसकार्ट की गोल्ड मेंबरशिप, जो कि 800 रुपए पर ईयर की है और यहाँ पे बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स भी मिलते हैं। अब मुझे ये सुन के लगा था कि ये मेंबरशिप कौन ही लेता होगा, बट आई वाज रॉन्ग। लास्ट ईयर सिर्फ 6 महीने में इस गोल्ड मेंबरशिप से लेंसकार्ट ने 89 करोड़ रुपीस जनरेट किए हैं, जो कि लास्ट ईयर से 121% की ग्रोथ है। और 2026 में भी मेंबरशिप से 180 करोड़ का टारगेट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है कि अगर आपने लेंसकार्ट की मेंबरशिप ले ली है तो आप अपने सारे चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एक्सेसरीज सब लेंसकार्ट से लोगे, आसपास जाने की सोचोगे भी नहीं। और यही मेंबरशिप का फायदा आप अपने दोस्त और कजिन्स को भी दोगे, जिससे लेंसकार्ट की सेल्स और बढ़ जाती है। और फोर्थ है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे लेंसकार्ट ने जापान, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ काफी कंट्रीज में एक्सपैंड किया है। इन कंट्रीज में लेंसकार्ट के मार्जिन भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को रेडी रहते हैं, भले ही वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा हो। जैसे हम भी कोई फॉरेन ब्रांड जब इंडिया में आते हैं तो उसे एक्स्ट्रा पैसे दे ही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से कंपनी ने 2550 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 40% है। इंडिया में भी स्टोर्स खुल रहे हैं, बाहर 600 प्लस स्टोर्स हो गए हैं। इतनी तेज ग्रोथ है कि ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट लगता है। इंडिया का अपना होम ग्रोन ब्रांड, जो कि बड़े बड़े लेगेसी प्लेयर्स को मात दे रहा है और इवन ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन कंपनी की रियलिटी सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 2010 से लेकर 2024 15 सालों में कंपनी एक भी बार प्रॉफिटेबल नहीं रही है। जो हमने पहले बात की थी कि कंपनी ने प्रीमियम ब्रांड्स बना लिए हैं, जिससे ये 5000 तक का बेचते हैं, कस्टमर्स उससे भी खुश नहीं है। इन्होंने जॉन जेकब्स, ओनडेस, विंसेंट चेस जैसे प्रीमियम ब्रांड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, बट इवेंचुअली वो चाइना से वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही हैं। कंपनी की शुरुआत ऑनलाइन फर्स्ट हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे पैन इंडिया स्टोर्स खोल के बड़ी हुई है, जहाँ पे इंडिया में इनके 2000 प्लस स्टोर्स हैं। कंपनी इन्हें फोफो मॉडल पर देती थी, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे, जहाँ पर एक इंडिविजुअल 30 से 40 लाख रुपए लगा के लेंसकार्ट की दुकान खोलता है। और इन्हीं फ्रेंचाइजी ओनर्स की वजह से आज लेंसकार्ट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में पेनिट्रेट कर पाया है। लेकिन इसमें लेंसकार्ट ने बहुत बड़ा झोल कर दिया। इन्होंने उसी फोफो मॉडल के स्टोर्स के पास अपने कोको स्टोर्स यानी कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड स्टोर्स खोल लिए। लेंसकार्ट के 2023 में फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स 30% थे, लेकिन आज सिर्फ 300 स्टोर्स यानी सिर्फ 12% ही रह गए हैं। फ्रेंचाइजी ओनर्स कहते हैं कि लेंसकार्ट उन्हें उनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स का सही से अकाउंट्स बताता ही नहीं है और जस्ट पास में अपना स्टोर खोल लेता है। 2024 में ये देखते हुए कर्नाटक के फ्रेंचाइजी ओनर्स कोर्ट पहुंच गए और अभी इस मुद्दे पे लेंसकार्ट ने कोर्ट का स्टे लिया हुआ है। यानी जिन फ्रेंचाइजी ओनर्स के बदौलत आपका ब्रांड इतना बड़ा बना है, आप उन्हीं की रोजी पे लात मार रहे हो। ये वही सेम काम है जो अमेजोन बेसिक से करता है और फ्लिपकार्ट अपने मल्टीपल ब्रांड से करता है। इतना काफी नहीं है तो एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। 2020 में कंपनी का 175 करोड़ का लॉस था, 21 में 195 करोड़ का, फिर 102 करोड़, 64 करोड़ और 2024 में 10 करोड़ का लॉस। चलो कंपनी का लॉस तो कम ही हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर 2024 में कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल बन गई, वो भी कंपनी के आईपीओ होने से जस्ट पहले। 2025 में लेंसकार्ट का 297 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। इनकी बैलेंस शीट खोलो तो उसमें 357 करोड़ की अदर इनकम है, यानी ऐसा पैसा जो चश्मा बेच के नहीं आया है, बल्कि वो इनकी कंपनी ओन डेज और म्यूचुअल फंड्स की फेयर वैल्यू गेन से आया है। 2022 में लेंसकार्ट ने ओन डेज को 3150 करोड़ में एक्वायर किया था और उसकी जो अभी पेमेंट आनी थी उसे 2025 में रिवैल्यू कर दिया गया, जिस वजह से 167 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये सिर्फ वन टाइम अकाउंटिंग की एंट्री है, जो कि हर साल नहीं होनी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए आईपीओ से पहले ऐसा किया गया है। कंपनी का 7000 करोड़ के रेवेन्यू पे सिर्फ 130 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी 2% का मार्जिन, वो भी रिटेल बिजनेस में, जहाँ पे मिनिमम 10 से 15% का मार्जिन तो होता ही है। इस सब के बाद भी कंपनी ने 78,000 करोड़ पर अपना आईपीओ निकाला, जो कि इतना हाईली ओवर वैल्यू था कि इन्वेस्टर कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 234 रुपीज दे रहा था। यस, इतनी हाईली ओवर वैल्यू कंपनी है। जब कोई कंपनी शार्क टैंक पर अपनी पिच लेकर आती है, जैसे ये कंपनी 200 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रही थी। आज शार्क टैंक में हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 1 करोड़ 2% is my offer. तब तो ये शार्क उसकी वैल्यूएशन सीधा 50 करोड़ पर ले आए, लेकिन जब खुद की कंपनी की वैल्यूएशन की बात आती है तो कुछ नहीं बोल पाते। और ये जो 78,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, इसमें से भी 70% पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए था। फ्रेश इशू बहुत ही कम था। इस मैसिव वैल्यूएशन पर जब पीयूष और उनके को फाउंडर से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा तो उनका ये जवाब था, valuation is concerned, it is what the market decides. There are investors who are selling shares, there are investors who are coming in, and they have done a lot of working to arrive at these numbers.
All I can say is they'll be very close to comparables. They won't be off. Sometimes when you look at things without looking at the full perspective, they look different. But yeah, be rest assured that everything will be in line with what they should be. I don't expect anything abnormal here. ऊपर से ये खुद को टेक कंपनी कैसे कह देते हैं मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें टैंजिबल प्रोडक्ट चश्मा बेच रहे हो जो कि तुम मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे थोड़ा फास्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, बट हाउ इज इट ए टेक कंपनी? इनका कॉम्पिटिटर टाइटन आईवेयर इनसे 10 गुना रेवेन्यू करता है, उसके बाद भी उसका पी सिर्फ 76 पे है। और इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी आईवेयर चेन एस्टे लॉडर लक्सॉटिका जो कि रेबैन और ओकली ओन करती है और शनेल और प्राडा के भी चश्मे बनाती है, उसका पी रेशियो भी सिर्फ 48 ही है। लेंसकार्ट अगर अपना रेवेन्यू ट्रिपल भी कर लेता है तो उसके बाद भी उसका पी 70 टाइम्स रहेगा। इतना हाईली ओवर वैल्यूड था इनका आईपीओ। इतना काफी नहीं था तो पीयूष बंसल जी ने एक और कारण कर दिया। अभी अनएथिकल है या एथिकल है आप मुझे कमेंट्स में बताना। कंपनी के आईपीओ से पहले जुलाई 2025 में पीयूष बंसल के पास कंपनी के 5.17% शेयर्स थे। अब सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको कंपनी का प्रमोटर बनना है तो आपके पास कंपनी के मिनिमम 10% शेयर होने चाहिए। तो पीयूष ने 200 करोड़ का लोन लिया और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से सिर्फ 52 रुपए पर शेयर खरीद लिए। सेबी का 10% का रूल क्रॉस हो गया, पीयूष प्रमोटर बन गए और आईपीओ के बाद शेयर 402 रुपए पर शेयर पर लिस्ट हुआ। पीयूष का 3 महीने में 800% का मुनाफा हुआ, 833 करोड़ कमा लिए। आईपीओ के टाइम काफी पुराने इन्वेस्टर्स ने एग्जिट ले ली और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की वाट लग गई। जिस दिन कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ उस दिन 11% डाउन था। श्रॉडर कैपिटल और प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे इन्वेस्टर्स ने 9 से 16 गुना पे अर्ली एग्जिट ले लिया। आईपीओ के 6 महीने बाद कंपनी के 104 करोड़ शेयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया था जो कि कंपनी के टोटल इक्विटी का 60% है। इस टाइम में इन्वेस्टर्स ने 5300 करोड़ के 6.46% स्टेक सेल कर दिए। सॉफ्ट बैंक, आदिया, आतामा से सभी ने अपने स्टेक अभी मई और जून में खूब अच्छे से बेचे हैं जो कि बहुत ही सस्पिशियस बात है। इतने सबसे कंपनी का पेट नहीं भरा था तो अप्रैल में कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट वायरल हो गया। डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि कंपनी के एम्प्लॉइज हिजाब और टर्बन पहन सकते हैं लेकिन बिंदी नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, कलावा यानी नाल नहीं पहन सकते। इस सबसे हिंदू ग्रुप्स में काफी आउटरेज हुआ जो कि होना भी चाहिए। वैसे तो कंपनीज को कोई भी रिलीजन की तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखानी चाहिए, इसीलिए आप देखोगे कि फ्लाइट में भी एयर होस्टेज या फिर अदर स्टाफ उन्हें कोई भी रिलीजन आइडेंटिटी शो करनी अलाउड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो आप कुछ धर्मों को अलाउ करके बाकी धर्म को डिसअलाउ कर रहे हो। इसके बाद ट्विटर पे बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंडिंग में आ गया। आरएसएस ग्रुप्स हर एक लेंसकार्ट के स्टोर पर पहुंचे, लोगों की लेंसकार्ट के चश्मे तोड़ते की वीडियो आगे आई। लो भाई यार हमारे लेंसकार्ट के चश्मे यार, ये रहा लेंसकार्ट का स्टोर हमारे शहर का। एक नहीं है भाई, 2 हैं चश्मे, ये देख लो। जय श्री राम। इसमें पहले तो पीयूष ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया था कि ये मॉफ डॉक्यूमेंट है, लेकिन आखिर में एक्नॉलेज करना ही पड़ा। कंपनी आज भी मैसिव लेवल पर काम कर रही है, ग्लोबली 2800 स्टोर्स हैं, लेकिन एक कंपनी 3 लोगों के भरोसे पर चलती है, बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स, और इन्होंने तीनों का ही भरोसा तोड़ा है। खुद के स्टोर्स खोल के अपने ही बिजनेस पार्टनर्स को एफआईआर करने पर मजबूर कर दिया है, जिनके भरोसे आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपैंड कर पाए हो। एबनॉर्मल वैल्यूएशन पर लिस्टिंग करके अपना हाईली ओवर वैल्यू स्टॉक बेचा है, जो भी 2 साल के बाद भी कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाया है, बहुत ही डिसेंट सी ग्रोथ है। बड़े इन्वेस्टर्स को तो हाई रिटर्न्स पर एग्जिट मिल गई है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स फंस के रह गए हैं और कस्टमर्स के सेंटिमेंट हर्ट किए हैं एक ऐसी कंट्री में जो हिंदू डोमिनेंट है। वही आपके मेन कस्टमर्स, आपकी मेन टारगेट ऑडियंस है। अब आप खुद को एक टेक कंपनी जैसे कितने मार्केट कर लो कि हम टेक्नोलॉजी के भरोसे बहुत ही इम्पॉसिबल ग्रोथ को अचीव कर लेंगे, लेकिन इन द एंड आप एक टैंजिबल प्रोडक्ट चश्मे बेचते हो, और अगर आपके चश्मे बिकेंगे तो ही वो टेक्नोलॉजी काम आएगी। श्योर, लेंसकार्ट अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन से सब कुछ इन हाउस करके कस्टमर को अच्छे प्राइसेस पर स्टाइलिश चश्मे दे रही है, पर मार्केटिंग से ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर फोकस करे तो बढ़िया रहेगा। और क्या पता आने वाले टाइम में इंडिया की आईवेयर मार्केट की मोनोपोली लीडर लेंसकार्ट बन ही जाए। ये वीडियो कंपनी के फाउंडर्स को डिफेम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ फेयर स्टैटिस्टिक बेस्ड एनालिसिस। आई होप आपको ऐसी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell button. See you in the next one.